प्रिय छात्रों, मैं मनीष ओझा आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम सारथी पे फिर से देखिए आपके लिए हिंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ, भाषा। तो ये जो भाषा है हिंदी का काफ़ी एक बेसिक्स पॉइंट है। इसको पढ़ के हम हिंदी की काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और ये एक आप ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आप हिंदी व्याकरण को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। हम किसी भी टॉपिक को जब उठाते हैं तो पहले उसके बेसिक्स को समझते हैं कि वो चीज़ है क्या। तो यहाँ पे जो हमारा हिंदी व्याकरण है, इसमें पहला पॉइंट है भाषा। ये भाषा होता क्या है? हाँ, देखिए ये है भाषा। ये भाषा होता क्या है तो समझेंगे कि भाषा क्या होता है, लेकिन समझते हैं कि इससे ही एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि भाषा जो है किस धातु से मिलकर बना है। तो मेरे प्रिय भाई, ये जो भाषा होता है यह जो होता है भाष धातु से मिलकर बना होता है। भाषा जो होता है वो क्या होता है? भाष धातु से मिलकर बना होता है। और इस भाषा का जो अर्थ होता है क्या होता है? बोलना या फिर कहना। तो मेरे भाई, जो ये भाषा है, यह भाषा जो है भाष धातु से मिलकर बना है और इस भाष धातु का अर्थ होता है कहना या फिर बोलना। तो एक नंबर तो आपका यहीं से क्लियर हो गया। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाषा कहते किसे हैं, ये भाषा होता क्या है। तो समझते हैं कि भाषा क्या होता है। ध्यान समझिए, जैसे मैं हूँ, मेरे मन में अगर कोई विचार उत्पन्न हो रहा है, कोई थॉट्स आ रहा है और मेरा मन कह रहा है कि मैं उस विचार को आपके सामने व्यक्त करूं, तो कहीं ना कहीं एक साधन की, एक माध्यम की क्या होगी? आवश्यकता होगी। जैसे सपोज दैट हमको बलिया जाना है, तो बलिया जाने के लिए कहीं ना कोई माध्यम या साधन होना चाहिए। ठीक वैसे ही मन में उठे विचार को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो समझिए, देखिए क्या है कि अपने विचारों को व्यक्त करने वाले माध्यम या फिर साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो बहुत ही सिंपली ये समझ सकते हैं कि मन में उठे विचार को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भाषा जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा कितने प्रकार का होता है। तो भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो आपका आंसर रहेगा 2 प्रकार की। बट टोटल अगर देखा जाए तो जो भाषा होती है हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो देखिए जो भाषा होता है वह कुल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? आपका मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। अब प्रश्न उठ रहा है कि ये मौखिक भाषा होता क्या है? तो मन में उठे विचार को जब हम बोल कर व्यक्त करें, है ना, मन में उठे विचार को जब हम बोल कर व्यक्त करते हैं तो उस भाषा को क्या बोलते हैं हम लोग? मौखिक भाषा बोलते हैं। सही है। फिर आते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? तो मन में उठे विचार को अगर हम लिख के व्यक्त कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? लिखित भाषा हो जाएगी। तो मन में उठे विचार को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम या साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। डिफिनीशन कैसे अगर लिखना है हो तो कैसे लिखेंगे मौखिक भाषा का? तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अगर हम बोलने का सहारा ले रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अगर हम लिखने का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? लिखित भाषा। अब है लास्ट आपका सांकेतिक भाषा। तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अगर हम किसी संकेत का प्रयोग करें तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। सही है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अगर हम संकेतों का प्रयोग करें तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सांकेतिक भाषा। जैसे अब मेरे मन में विचार ये आ रहा है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो अगर मुझे लगेगा कि आपको समझ में आया तो मैं ऐसे थम्स अप करूँगा, ऐसे, यस, है ना, हाँ। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये क्या है? संकेत है, एक सांकेतिक है। तो संकेत कई तरीके के होते हैं। हम इजीली उस संकेतों के द्वारा अपने विचार को क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। तो अगेन एक बार सुनते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बोलने का सहारा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखने का सहारा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लिखित भाषा। और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अगर हम संकेतों का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? सांकेतिक भाषा।
अब यहाँ से एक और जबरदस्त क्वेश्चन उठता है कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा में सबसे सरल भाषा और सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? तो मेरे भाई, सबसे सरल जो भाषा होती है वो क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो बोलता है, वो लिखता नहीं है, पहले क्या करता है? वो बोलता है। और सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? तो मेरे भाई, सबसे कठिन भाषा जो होती है वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा। अब आप कहेंगे कि तो सबसे आसान होता है, क्यों इसको कठिन कर रहे हैं? भाई, डबल मीनिंग निकलता है। अभी मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ, है ना, ऐसे कर रहा हूँ, तो आपको क्या फील हो रहा है? आपको फील हो रहा है कि मैं बेस्ट ऑफ लक कर रहा हूँ, लेकिन इसका तो ये भी मतलब है अंगूठा दिखाना। इसका मतलब अंगूठा दिखाना भी होता है, इसका मतलब बेस्ट ऑफ लक भी होता है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उस संकेत का मतलब क्या होता है। अब ताली बजाना भी एक संकेत है, तो ताली बजाना हर जगह जगह पे क्या होता है, उसका अलग महत्व होता है। कहीं ताली बजाने को बड़ा अच्छा बोलते हैं और कहीं ताली बजाने को कहीं मजाक भी उड़ जाता है। अब आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये बड़ा क्या है, जटिल भाषा है, सांकेतिक भाषा। अब देखिए, बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटा हिस्सा क्या है? तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। फिर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अब मेरे भाई, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये ध्वनि होता क्या है? व्हाट इज साउंड? ध्वनि क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ध्वनि की परिभाषा क्या होगी, तो मेरे भाई, ध्वनि क्या होता है, एक बार ध्यान समझिए। मनुष्य के मानव मुख से, यानी मनुष्य के मुख से निकलने वाली प्राण वायु को, यानी हमारे मुख से जो हवा निकलती है उस हवा को क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या होगा कि मानव मुख से निकलने वाली प्राण वायु को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। सही है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ण क्या होता है? ये वर्णमाला चैप्टर में बहुत अच्छे से बताएंगे आप लोगों को, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे आ गया तो फिर मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ ये वर्ण क्या होता है। तो मानव मुख से जो प्राण वायु निकल रहा है, मानव मुख से जो ध्वनि निकल रहा है, उस ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वो क्या होता है? वर्ण होता है। यानी हम जो अपने मुख से साउंड निकाल रहे हैं, ध्वनि निकाल रहे हैं, उस ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो क्या होता है? वर्ण होता है। सही है। अब एक यहाँ पे एक नया वर्ड आपका आ जाएगा, लिपि। लिपि क्या होता है? बड़ा ही फेमस चीज़ है लिपि। देखिए, तीनों एक समझते हैं, है ना। ध्वनि क्लियर हो गया, वर्ण क्लियर हो गया, अब लिपि की बात करते हैं। तो मानव मुख से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि का सांकेतिक जो स्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? लिपि कहते हैं। मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि का सांकेतिक रूप जो होता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और जो ध्वनि होता है, ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। जैसे ध्यान समझिए, मेरे मुख से कोई वर्ड निकल रहा है ना, तो मैं उस वर्ड को जो है, उस ध्वनि को जो है कि कोई संकेत दे दिया कि अगर ये ध्वनि निकलेगा तो ये संकेत रहेगा, तो वो जो संकेत होगा वो क्या हो जाएगा? आपका लिपि हो जाएगा। और उसका जो लिखित रूप होगा वो क्या हो जाएगा? आपका वर्ण हो जाएगा। तो एक बार ध्वनि, वर्ण और लिपि 10 सेकंड में समझते हैं हम लोग। ध्वनि क्या होता है? मानव मुख से निकलने वाली प्राणवायु ध्वनि कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। लिपि किसे कहते हैं? तो ध्वनि का सांकेतिक रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। भाषा और भाषा के प्रकार, सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा, सबसे जटिल भाषा सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा की छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। सही है। अब जो है मेरे भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है भाषा का उद्गम, यानी जो हमारी हिंदी भाषा है उसका उद्गम कैसे हुआ, कहाँ से हिंदी भाषा, ये हिंदी शब्द आया कहाँ से, इसका स्टार्ट कैसे हुआ, इस चीज़ को समझते हैं। तो मेरे भाई जो हिंदी शब्द है आप ये मत सोचिएगा कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी जो है वास्तव में क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है वो क्या है? आपका फारसी भाषा का शब्द है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। अब मेरे भाई अगला पॉइंट है कि ये जो हिंदी जो है ये किस भाषा से इसका जन्म हुआ है। तो हिंदी का जो जन्म हुआ है वह किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है।
और सभी भाषाओं की आदि जननी भाषा क्या है? संस्कृत है। यानी जितनी भी भाषाएं निकली हैं वो कहाँ से निकली हैं? संस्कृत से निकली हुई है। और ये देखिए कि जो हिंदी भाषा है, वास्तव में हिंदी भाषा को जन्म देने वाले कौन थे? ईरानी थे। ईरानियों ने क्या किया था? हिंदी भाषा का क्या किया था? इन्होंने जन्म दिया था। कारण क्या है कि जो ईरान वासी थे वह भारतवासी को क्या बोलते थे? सिंधु कहते थे। सिंधुवासी। और सिंधुवासी से क्या बना आपका? सिंधु से क्या बना? हिंदू बना। और हिंदू से क्या बना? हिंदी बना। सही है। अब ये ईरान वाले बड़ा ही खास है जी। देखिए, इत्र की खोज किसने की थी? ईरान वासियों ने किया था, है ना। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम, वो भी कौन थी? ईरानी थी। तो बहरहाल वो आगे की चीज़ें हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं कि कैसे आपका जो है ये आपका जो है कैसे हिंदी भाषा आया, है ना। हिंदी भाषा का विकास क्रम, यानी ये हिंदी तो अचानक आई नहीं होगी, कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा कि फिर हम हिंदी बोलने लगे। तो ये हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से और कैसे आई? तो मेरे भाई, सबसे पहले जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? आपकी जो सबसे पहली भाषा जो थी वो क्या थी? संस्कृत थी, है ना। संस्कृत के बाद जब इसका स्वरूप बिगड़ा तो कौन सी भाषा बनी? पाली। फिर पाली का जब स्वरूप बिगड़ा तो क्या बना आपका? प्राकृत बना। और प्राकृत का जब स्वरूप बना तो क्या बना आपका? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद जो है हमारा क्या बना? क्या आया? हिंदी। तो यूं ही हम हिंदी नहीं बोलते हैं। सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। देखिए, संस्कृत से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। संस्कृत को दो नामों से जाना जाता है, एक आदि जननी भाषा और एक देववाणी। यानी किस भाषा को देववाणी या आदि जननी भाषा कहते हैं? तो उसे किसे कहते हैं हम लोग? संस्कृत को। सही है। फिर पाली से भी एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमारी जो है महात्मा बुद्ध जो थे, अपना उपदेश जो देते थे वो किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में देते थे। और पाली भाषा से एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्रथम देश भाषा किस भाषा को कहते हैं? प्रथम देश भाषा किस भाषा को कहते हैं? तो कौन सी भाषा होगी? पाली होगी। फिर देखिए, पाली का जब स्वरूप बिगड़ा तो फिर क्या बना आपका? प्राकृत बना। और देखिए, प्राकृत में जो है हमारे महावीर स्वामी, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी जो थे अपना उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? प्राकृत भाषा में। और जब प्राकृत भाषा का स्वरूप बिगड़ा तो क्या बना आपका? अपभ्रंश। और फिर जब अपभ्रंश का स्वरूप बिगड़ा तब हमारी कौन सी भाषा आई? हिंदी आई। यानी हिंदी का जो जन्म हुआ है इतने स्टेप से हुआ। पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और फिर क्या हुआ हमारा? हिंदी। तो फिर एक बार समझते हैं इस चीज़ को कि सबसे पहले कौन सी भाषा का जन्म हुआ? तो कौन सी भाषा थी? संस्कृत। जब संस्कृत का स्वरूप बिगड़ा तो कौन सी भाषा आई? पाली। और पाली को जो है हम प्रथम देश भाषा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे इसी समझ लीजिए कि संस्कृत को हम देववाणी क्या बोलते हैं जी? संस्कृत को देववाणी या फिर आर्य जननी भाषा के नाम से भी जानते हैं। फिर संस्कृत से पाली, पाली के बाद क्या है? प्राकृत। प्राकृत का जब स्वरूप बिगड़ा तो अपभ्रंश, और अपभ्रंश से क्या हुआ? हिंदी। तो ये रहा हमारी हिंदी भाषा का उद्गम। और बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे कि ये जो हिंदी है वो हिंदी का अपभ्रंश से हिंदी कैसे हुआ, है ना। हिंदी के भी क्या है? कई भाग हैं जिसकी 5 उपभाषाएं हैं, फिर बोलियां हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस चीज़ को समझते हैं हम लोग कि जो हिंदी का जो उद्गम है वो कैसे हुआ। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और फिर हमारा क्या हुआ? हिंदी हुआ। चलिए, अब कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। पहला पॉइंट देखिए, आवृत्ति के आधार पर या आकृति के आधार पर, है ना, इसको आकृति बोलेंगे। तो आकृति के आधार पर हिंदी जो है वो कौन सी भाषा है? तो आकृति के आधार पर जो हिंदी है वो एक वियोगात्मक भाषा है। कौन सी भाषा है? वियोगात्मक भाषा है। और आपके आकृति के आधार पर जो संस्कृत है वो क्या है? एक संयोगात्मक भाषा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछ चुका है कि आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है और आकृति के आधार पर संस्कृत जो है वो क्या है? संयोगात्मक भाषा है। अब ये वियोगात्मक संयोगात्मक क्या है, ये आगे की चीज़ें, इसको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हमारा अगला पॉइंट है कि जो हम भाषाएं बोलते हैं उसका विश्व में क्या क्या स्थान है। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं कि विश्व में भाषा के स्थान क्या है, यानी टॉप 3 पे कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो
तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। यानी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है आपकी? अंग्रेजी है ना। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। फिर दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है आपकी? मंदारिन, जिसको हम लोग चीनी भी बोलते हैं, चीनी भाषा, चाइनीज़, है ना। और तीसरे नंबर पे हमारी क्या है? हिंदी है। तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वो क्या है? तीसरा है। प्रथम अंग्रेजी, दूसरा मंदारिन जिसे चीनी बोलते हैं, और तीसरा क्या है हमारा? हिंदी है। सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है वो कि संविधान में हिंदी भाषा का कहाँ क्या स्थान है, कैसे इसको रखा गया। तो मेरे भाई बड़ा ही अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं कि देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यानी 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए हम प्रत्येक 14 सितंबर को क्या करते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसके उपलक्ष्य में हम जो है प्रत्येक 14 सितंबर को क्या करते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन है, हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, है ना। अगर जब विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा तो क्या होगा? 10 जनवरी, और केवल हिंदी दिवस की बात करेगा तो क्या होगा आपका? 14 सितंबर होगा। अब देखिए एक और यहाँ पे बड़ा ही मज़ेदार पॉइंट है, डिस्कशन करने वाला पॉइंट है कि ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होता है। ज़्यादा इस पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन एक यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है कि आखिर ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होता है। बहुत लोगों से पूछा जाए कि बताइए हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो सीधा जवाब देते हैं कि हिंदी, जो कि क्या है? गलत है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। और मेरे भाई राजभाषा का मतलब होता है कि हमारे देश का जो भी ऑफिशियल वर्क होगा, जो भी कामकाज होगा, वो किस भाषा में होगा? हिंदी भाषा में होगा। यानी जो भी भारत सरकार का जो भी काम काज होगा वह किस भाषा में होगा? हिंदी भाषा में होगा। तो जो ऑफिशियल वर्क जो किए जाते हैं, जिस भाषा में किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? राजभाषा। और राष्ट्रभाषा क्या होता है कि हमारे देश में बहुत ही अधिक संख्या में जिस भाषा का प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन इस पे बहुत, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो बहुत अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिया था, लेकिन सहमति नहीं बन पाई हिंदी को लेके। वास्तव में तो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए, लेकिन चूंकि सहमति न बनने की वजह से राष्ट्रभाषा जो है किसी भी भाषा को नहीं बनाई गई। ठीक है। तो राष्ट्रभाषा मतलब कि जो बोली जाने वाली भाषा, और राजभाषा मतलब कि राजभाषा सरकारी कामकाज जिस भाषा में हो उसे राजभाषा कहते हैं, और देश के अधिकांश नागरिक जिस भाषा का प्रयोग करे उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। तो अब जो है वर्तमान में जो है या पास्ट टाइम में राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रभाषा या पहले भी राष्ट्रभाषा किसी को भी नहीं दिया गया है। इसका कोई वर्णन नहीं है। ये क्या है? राष्ट्रभाषा क्या है? ब्लैंक है ना। अलग अलग राज्य के लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, इसलिए राष्ट्रभाषा को क्या किया गया? रिक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हमारा अगला पॉइंट है कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में कहाँ कैसे रखा गया है। तो देखिए हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के भाग 17 में रखा गया है। किस भाग में रखा गया है? भाग 17 में। ये क्वेश्चन है जी कि हिंदी भाषा का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है। फिर हिंदी भाषा का जो उल्लेख है संविधान की किस अनुसूची में है? तो मेरे भाई 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। और हिंदी भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे भाई वो जो आर्टिकल है 343 to 351, यानी अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। सही है। तो 3 यहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला, हिंदी को भाग 17 में रखा गया, 8वीं अनुसूची में रखा गया, और अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है क्या है?
आपका हिंदी भाषा का उल्लेख है। अब समझते हैं कि ये 343 से 351 अनुच्छेद में आर्टिकल में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसको आगे। देखिए, हम जानते हैं कि 343 से 351 जो आपका आर्टिकल है उसमें हिंदी भाषा के बारे में ही बात की गई है, लेकिन सब तो आएंगे नहीं एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में मैं उसी आर्टिकल को लिया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम के लिए वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। आर्टिकल नंबर 343 एक क, इसको क भी बोल सकते हैं, एक भी बोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 343 एक में क्या कहा गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो आपका 343 एक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। बस आप इसको जानेंगे तो इनफ है आपके लिए। क्या है इसमें, ये कह रहा है कि भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी है। तो हिंदी की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। सीधे सीधे ये दे देता है, पूछता है कि किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद कितना होगा, 343 एक में। सही है, क्योंकि 343 एक है, 343 दो है, 343 तीन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपका 343 एक। सही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 343 दो में क्या कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल होती रहेगी। यानी एक विकल्प दे दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों से हमको छुटकारा मिला था। अब पूरे भारत में इंग्लिश का था, सभी ऑफिशियल वर्क किस में होते थे, इंग्लिश भाषा में होते थे, तो अचानक इंग्लिश को तो बंद किया नहीं जा सकता। तो आर्टिकल 343(2) में ये कहा गया कि भाई संविधान लागू होने के 15 सालों तक क्या होगा, अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाएगा। यानी हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 15 साल उसमें और जोड़ दीजिए, यानी आपका 26 जनवरी 1965 तक आप जो है इंग्लिश भाषा का यूज कर सकते हैं। इसका उल्लेख किस में है, 343 किस में है आपका, 2 में है। सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है आर्टिकल नंबर 344, आर्टिकल नंबर 344 क्या कहता है, तो इसमें आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, राजभाषा आयोग का गठन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी ये। और ये देखिए आप जब करेंगे, सेट करेंगे या प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आर्टिकल 344 यानी अनुच्छेद 344। और इसका गठन कब किया गया था ये भी पूछा गया, तो इसका गठन किया गया था 1955 में। और एक चीज़ याद रखिएगा, भाषाई आधार पर बंटने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अबुल फजल थे। कौन थे, अबुल फजल थे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में, किस आर्टिकल के तहत, 344। अब है अनुच्छेद 345। आर्टिकल 345 में क्या कहा गया है, ये क्या शक्ति देता है, तो ये कहता है कि राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र, यानी हर एक राज्य जो है अपनी राज्य भाषा बना सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, अपनी राज्य भाषा रख सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में है आपका, 345 में है ना। जैसे हमारा यूपी है, हिंदी है, अब चले जाएंगे महाराष्ट्र में मराठी है ना, उड़ीसा है, उड़िया है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है, बंगाली है। तो ये अधिकार कौन दे रहा है, आर्टिकल 345, कि हर राज्य को ये अधिकार है कि अपनी राज्य भाषा का वो प्रयोग कर सकता है। अब जो है आर्टिकल 348 क्या कह रहा है, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। कब तक, जब तक कि कोई मुख्य व्यवस्था ना कर दी जाए, यानी जब तक कि हमारी कोई विशेष प्रयोजन ना हो कि हम किस भाषा का यूज करेंगे, तब तक जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस भाषा का यूज करेंगे, इंग्लिश भाषा का यूज करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। आर्टिकल 348 को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और उधर जो है 343(1) वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो किस में होगी, अंग्रेजी में होगी। अब आते हैं लास्ट आर्टिकल 351। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार क्या होगी, जिम्मेदार होगी। यानी हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, और इसको बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो जिम्मेदारी होगी, वो किसकी होगी, केंद्र सरकार की होगी। इसीलिए देखिए हमारे देशों में, विदेशों में क्या होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है, हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करना, यानी इसको और क्या करना, बढ़ावा करना। तो ये जो आपका पावर जो है कौन देता है, आर्टिकल 351, है ना। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, केंद्र सरकार की है। हम विश्व हिंदी सम्मेलन की भी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल
जो हमारा पॉइंट है उसको लेके चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कि हमारे अनुच्छेद में हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है। यहाँ से तो कन्फर्म हर एग्जाम में एक क्वेश्चन उठा के दे देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यताएं दी गई हैं। तो हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का क्या दिया गया है, मान्यता दिया गया है, और 22 भाषाओं को यानी रखा गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो कुल कितनी संख्या है जी, 22। अब ऐसा नहीं कि 22 को एक ही बार रख दिया गया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना यानी 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो उस समय जो केवल है 14 भाषाओं को रखा गया अपने संविधान में। और वो 14 भाषाएं कौन कौन सी है, तो देखिए आपका जो है असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, फिर आपका जो है उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, फिर आपका जो है क्या है, तेलुगु है, और फिर क्या है आपका उर्दू है। यानी ये 14 ऐसी भाषाएं हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब ये 14 भाषाएं जो थी उस समय क्या थी, हमारे संविधान में थी। कब, 1949। भाई 14 सितंबर 1949 को जो है क्या था, हिंदी भाषा को मान्यता दिया गया था। उसी समय इन 14 भाषाओं को भी क्या किया था, हमारे भारतीय संविधान में रखा गया था। अब जो है जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो अन्य राज्यों की जो भाषाएं थी वो बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगी। तो उन्होंने भी डिमांड किया कि हमारी भी भाषाओं को संविधान में स्थान दिया जाए, जगह रखा जाए। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया। 1967 में क्या किया गया, 21वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें सिंधी भाषा को रखा गया। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी उठता है कि 21वें संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया, तो भाषा कौन सी है, सिंधी भाषा। कब, 1967 में। सही है। फिर समय बीतता गया, कुछ अन्य भाषाएं भी क्या होती गई, फेमस होती गई। अब जो है 1992 में 3 भाषाओं को क्या किया गया, जोड़ा गया। और किस अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये आपका 71वां संविधान संशोधन 71 अमेंडमेंट के तहत जो है आपके भारतीय संविधान में 3 और भाषाओं को जोड़ी गई। और कौन सी भाषा है, कोंकणी, मणिपुरी और फिर नेपाली। 3 ऐसी भाषाएं हैं जिनको 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और फाइनली लास्ट जो है आपका 2003 में 4 भाषाओं को क्या किया गया, जोड़ा गया। और वो आपका संविधान कौन संशोधन था, 92 अमेंडमेंट, यानी 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और कौन थे वो, बोडो, डोगरी, मैथिली। और फिर क्वेश्चन जो है आप किससे उठते हैं, तो किस संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया है ना, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या है, उठते हैं। चलिए मैं आपको जो है कुछ आसान चीज़ें बता रहा हूँ, आसान ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको याद करने का है ना। ये तो आपके 14 है भाई, इसको तो दिमाग में रखना है। 1967 में एक भाषा कौन थी, सिंधी भाषा थी। अब जो है 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसका ट्रिक लिख लीजिए, इसका ट्रिक होगा नमक। क्या होगा, नमक। नमक से इजीली आप याद कर सकते हैं। न से क्या होगा, नेपाली, म से क्या होगा, मणिपुरी, और क से क्या हो जाएगा, कोंकणी। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। बाकी ये 14 तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। एक तो था सिंधी भाषा 1967 में, 1992 में 3 भाषाएं जुड़ी, कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और फिर कोंकणी। अब आते हैं कि 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी, तो 4 भाषाएं हैं। देखिए इसका आसान सा ट्रिक है, आप सभी लोग जो है इनका नाम सुने होंगे, MSD, भारत के सबसे बेहतरीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। इनके नाम से पहले अगर हम लगा दें क्या, वीर, तो कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी कौन थे जी, वीर थे। अब देखिए M से क्या हो जाएगा आपका, M से क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा। फिर आपका S से क्या हो जाएगा, संथाली हो जाएगा। फिर आपका D से क्या हो जाएगा, डोगरी हो जाएगा। और फिर V से क्या हो जाएगा, बोडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोडो हो जाएगा। तो इजीली हम वैसे भी याद कर सकते हैं। आप कुछ और भी बना सकते हैं, है ना, इसको रटना नहीं है। आप इससे भी बेहतर कोई चीज़ लिखें, आप उसको बना सकते हैं। ये क्या है कि आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी, आप ये चीज़ें शायद भूल सकते हैं, लेकिन आप जैसे नमक याद किए, वीर महेंद्र सिंह धोनी। प्रिय छात्र, आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी।